बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम सदर ओबामा की जो पहली सदारती मुहिम है उन पर जो उस दौर पर मुश्तमिल याददाश्तें हैं, जो उस दौर में उन्होंने वाइट हाउस में बैठकर सियासी मुआशी इक़दाम उठाए और जो उस दौर में उनके पॉलिसी मैटर्स रहे, वो याददाश्तें, उसका पहला हिस्सा वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और गुज़श्ता किस्त में हमने कुछ उनके जो इब्तदाई इक़दाम थे या उनका जो इब्तदाई दौरानिया था, उसका जायजा लिया था। जो पहली सदारती मुहिम हो तो वो व्हाइट हाउस की उम्मीदवारी के लिए खासा वो कठिन एक मरला होता है। उसमें आपको एक तवील जो आपकी इंतखाबी मुहिम चलती है और उसमें फिर बहुत सारे आपको अपने जो इक़दामात होते हैं, अमेरिका के अंदरूनी और दाखिली जो और बैरूनी जो महाज़ों पर बहुत सारे इक़दामात हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उन पर अपने नज़रियात का इज़हार करना पड़ता है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो आपकी जो पार्टी पहले तो आपको पार्टी में अपनी नॉमिनेशन जो है वो लेना पड़ती है बहुत सारे उम्मीदवारों से मिलकर। उसके बाद फिर आपको जब नॉमिनेट किया जाता है अपनी पार्टी की जानिब से, चूँकि जो उसमें जमाती निज़ाम है, तो फिर उसके बाद आपका जो मुखालिफ आपकी सियासी जमात होगी, अगर वो चूँकि ये डेमोक्रेट थे तो उनका रिपब्लिकन के साथ मुकाबला था। तो फिर इन दो जो उम्मीदवार होंगे इनके दरमियान बहुत सारे बहस मुबाहिसे होते हैं, वो जो टेलीविजन पर लाइव भी दिखाए जाते हैं और फिर उसमें एक उम्मीदवार का जीतना जो है वो उसकी किस्मत में ठहरता है। अब सदर ओबामा ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम थी वो 2007 के फरवरी में शुरू की और 2008 के नवंबर में इंतखाबात ने होना था, यानी पौने 2 साल उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। ये चूंकि सियाह फाम थे तो इनके बारे में बहुत सारे शुकूक व शुबहात, इनके बारे में बहुत सारी प्रोपेगेंडा मुहिम भी चलाई गई। इन्हें ये भी कहा गया, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो कीनिया से थे, मुसलमान थे, वो यूनिवर्सिटी वो एक पीएचडी अपने करने आए थे, फिर वहीं पर उन्होंने जॉब भी की। तो इनकी जो वालदा थी सर ओबामा की, वो सफेद फाम खातून थी। अब इनके वालिद जो थे वो फिर इनका कुछ ही अरसा ओबामा की पैदाइश की और एक आध 2 साल के बाद उनका फिर उनकी तलाक हो गई और उनके वालिद जो थे वो कीनिया वापस लौट गए। अब सदर ओबामा का जो नाम है वो सदर ओबामा बाराक हुसैन ओबामा है। दरअसल पूरा नाम तो यही बनता है कि बाराक हुसैन ओबामा जूनियर या टू इनके साथ लिखा जाता है। तो इनके वालिद का नाम बाराक ओबामा था, बाराक ओबामा सीनियर था। तो इनके नाम में हुसैन आने से वो फिर जो राइट विंग का जो रिपब्लिकन पार्टी का जो एक नैरेटिव है उसे बड़ी तकवीत मिली और उन्होंने एक खासी देर तक एक मजमूम मुहिम चलाई रखी कि सदर ओबामा जो है वो मुसलमान हैं और वो खुफिया तौर पर अपनी ईमान का इजहार नहीं करते, लेकिन वो अमेरिका को शायद वो मुसलमान बना देंगे या इस किस्म का जो एक प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। और फिर ये भी लेकर इनके खिलाफ मुहिम चली कि ये एक जिसे बर्थर मूवमेंट कहा जाता है, यानी कि उनकी बर्थ जो थी, उनकी पैदाइश वो अमेरिका की नहीं थी। और याद रखिए कि अमेरिका कोई भी शख्स जो अमेरिका का सेनेटर हो, कोई भी अगर उसके इंतखाबात में या कोई भी अगर सियासत में हिस्सा लेना चाहेगा तो उसके लिए एक शर्त तो ये है सदर के लिए, सदर बनने के लिए, कि उसका जो जन्म हुआ हो वो अमेरिकी सरजमीन पर, अमेरिका की सरजमीन पर हुआ हो, वो गैर मुल्की सरजमीन पर पैदा ना हुआ हो। तो ओबामा के बारे में भी ये मुहिम चलाई गई कि उनकी जो पैदाइश थी वो कीनिया में हुई और फिर ये भी कहा गया कि वो इंडोनेशिया के मदरसे में पढ़ते रहे या इस किस्म के दीगर भी उन पर इल्जाम लगाए जाते रहे। तो खैर ये कुछ इस किस्म का मवाद जो है वो तो आप पाकिस्तानी सियासत में देख सकते हैं या हिंदुस्तानी या दीगर इस किस्म के ममालिक में, जहाँ पर जो इंतखाबी आपके मुखालफिन होते हैं वो आप पर तरह तरह के आपकी बहुतान तराजी इल्ज़ाम तराशी वो आप पर करते हैं। वो आपका जो किरदार है उसे असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन हो उसे कम करने की, और फिर जो आपके टैक्सेस के मामलात हों, आमदन के मामलात हों या फिर आपके खानदानी निजी मामलात हों, उन्हें भी उछालने की कोशिश करते हैं। तो यही जो एक कुछ अरसे से ये अमेरिका की सियासत में देखा गया और फिर ट्रंप के दौर में ये अपनी उरूज पर पहुंच गया। तो ये पहला उनके जो इंतखाबात के साथ एक जुड़ा हुआ मामला था। अपनी पार्टी में उन्होंने फिर बहुत सारे जो अपने डेमोक्रेट्स जो कॉम्पिटिटर्स थे या जो उनके मुकाबले में उतरे थे, उन्हें शिकस्त दी, वो फिर उभरे और उसके बाद फिर उनका जो मुकाबला हुआ था वो रिपब्लिकन के जॉन मैकेन के साथ हुआ था, जिनकी वफात हो गई 2018 में कैंसर के हाथों। तो ये मुकाबला चला था इन दो उम्मीदवारों के दरमियान। अब उसमें क्योंकि 2007 का ये दौरानिया था, उस वक्त जो अगर अमेरिका को मेरी नज़र से अगर आप देखें तो 2 बड़े इश्यूज जो थे वो उसे लिपटे हुए थे। एक दाखिली था इशू उसका मामला और उसका एक बैरूनी था खारजी महाज पर। दाखिली जो उसका मामला था वो था एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन थी, क्योंकि मेरी अपनी पीएचडी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है।
तो उस वक्त एक माली बहरान ने अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया था, और वो माली बहरान अगर आप उसे सिस्टेमिक रिस्क करार दे सकते हैं, यानी कि बुनियादी तौर पर वो तो जो रियल एस्टेट है, यानी कि जो आपकी जमीन की और मकानों की खरीदो फरोख्त, वहां से शुरू हुआ था। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ बैंकिंग सेक्टर में, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में, और उसके बाद फिर बॉन्ड्स मार्केट, उसके बाद बढ़ता हुआ फिर पूरी दुनिया में फैल गया, और जिसने फिर बहुत सारी तबाही, जो माली तबाही, वो दुनिया में लाई। तो ये एक माली बहरान का सामना था, और 2007 के समर में इसकी इब्तिदा हो चुकी थी। अब सूरत हाल यूं थी कि एक जानिब ओबामा की जो इंतखाबी मुहिम चल रही थी, और बुश का जो था वो तकरीबन आखिरी उसका दौर चल रहा था, सदर बुश का। और अमेरिका में बेरोजगारी आम थी। जो बड़े बड़े जो बैंक्स थे, वो उसमें बैंक रन, यानी कि बैंक उनके जो हिस्स की कीमत थी स्टॉक्स की, वो कम पड़ रही थी। बैंक्स के जो शेयर्स थे वो गिरते चले जा रहे थे, और जो बड़े माली इदारे थे जैसे मैरिल लिंच, लेमन ब्रदर्स या जेपी मॉर्गन, बहुत बड़े, जिनके पास अरब अरब हार्ड डॉलर्स के असासे थे, वो रातों रात जो थे वो खत्म होते चले जा रहे थे। तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें कि एक जानिब तो नई जो क्यादत, सियासी क्यादत, वो अपनी तगदो में मसरूफ थी, लेकिन दूसरी जानिब मईशत जो थी वो फ्री फॉल में थी, यानी मुकम्मल तौर पर वो गिरती चली जा रही थी। खारजी महाज पर अमेरिका उन दिनों दोनों ममालिक में, अफगानिस्तान और इराक में, जंग में उलझा हुआ था। अफगानिस्तान में तो हालात उसके कंट्रोल से बिल्कुल निकल चुके थे, और तालिबान के साथ वो इंतखाबात का, वो मुज़ाकरात का डोल डाल चुका था। लेकिन इराक में सूरत हाल भी जो थी वो नगुफ्ता बै थी। इराक की सरजमीन मुकम्मल तौर पर नस्ली और मजहबी फिरकों पर तकसीम हो चुकी थी। एक जानिब कुर्द, दूसरी जानिब सुन्नी और शिया की जो बाहम दस्तगिरबान थे, और उसमें हुकूमत बनाने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी, और अस्करियत पसंदी बुरूज पर थी। तो ये मामला थे। तो अब इस बात के इम्कानात कम थे कि रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि उससे पहले जो हुकूमत थी 2008 तक, वो थी रिपब्लिकन जमात की, और सदर बुश जो थे वो रिपब्लिकन के थे। तो इस बात के इम्कानात खासे कम थे कि रिपब्लिकन को कोई शख्स जो है वो जीतेगा। तो सदर ओबामा के, चूंकि ये डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेट्स के जो इम्कानात थे वो ज्यादा थे इंतखाबी कामयाबी के। तो पहला जो मसला था, सदर ओबामा को अभी वो जब उनकी इंतखाबी मुहिम चल रही थी, तो उन्हें फिर ब्रीफिंग्स मिलना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी पार्टी के जो मुतफ़क्का उम्मीदवार के तौर पर व्हाइट हाउस की इंतखाबी मुहिम के लिए उतर चुके थे। तो उन्हें फिर सदर बुश की जो इकोनॉमिक टीम थी, उन्होंने फिर अपनी जो ब्रीफिंग देना शुरू कर दी थी कि मईशत की क्या सूरत हाल है, और अगर वो उन्हें इक़्तिदार मिल जाता है तो उन्हें फिर जो कुछ बोल्ड फैसले लेना पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि ये 2007 से 8 तक का जो वक्त था, अब उसमें इंतहाई अहम फैसले लेने थे कि जो इस मईशत का जो फ्री फॉल है इसे रोक सकें, और कुछ ऐसे इकदाम उठाए जा सकें जिससे जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, सेंट्रल बैंक, उसकी जानिब से न सिर्फ माली दुनिया, अमेरिका की अपनी माली दुनिया, बल्कि जो बैन अवी जो मामलात हैं, जो मालियाती अदारे हैं जो आपस में पैवस्त हैं, उन सभी को पैगाम जा सके कि सियासी क़यादत इन मामलात को हल करने में संजीदा है, और उन्हें एक मुस्बत और एक ऐसा पैगाम जाया जा सके जिससे स्टॉक मार्केट, जो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स हैं, उनमें जो गिरावट आ रही है उसे रोका जा सके। तो ये एक एतमाद का पैगाम दिया जाना लाजमी था। अब इसी दौर में हुआ यूं कि सबसे जो बड़ा बैंक था अमेरिका का, जो का ये मौजू इससे मुतल्लिक नहीं, मैं समझता हूं कि जो फाइनेंस के मामलात हैं जो उस दौर में हुए, ओबामा के दौर में और फिर बाद में चलते भी रहे, वो मैं किसी और वक्त पर इंशाल्लाह तफसीली तौर पर जो फाइनेंस का जब, या सरमादारना मईशत का जो कैपिटलिज्म के मुआशी नजरियात, उसके जो बहरान और इस किस्म के इकदाम की जब पॉलिसी मैटर्स की बात आएगी, तो वो फिर तफसील से किसी और किताब में हम जिक्र करेंगे। लेकिन क्योंकि इनके सदारती दौर में इस किस्म के वाकयात हुए, और मैं समझता हूँ कि इन वाकयात को आपके सामने शेयर करना लाजमी है, इस सेंस में कि कुछ आपको थोड़ी सी इसकी की जो उस वक्त जो मारूजी हालात थे, जो ओबामा के आने से पहले जो माशी हालात थे, वो आपके बारे में थोड़ी सी आपकी वो जो इसमें अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो जाए। अब हुआ यूं कि 2007 में जो अमेरिका का, क्योंकि माली बहरान जो था वो शिद्दत इख्तियार किया जा रहा था, रियल एस्टेट की जो मार्केट थी वो गिरती चली जा रही थी। लोगों ने एक से ज्यादा मकान खरीद लिए थे, और इस पर बैंक्स ने कोई कोलेटरल नहीं लिया था। 100% तक बैंक ने लोगों को मकान दिए थे, उनसे 100% मकान कर्जों पर।
یعنی کہ آپ کے پاس آپ نے کچھ بھی نہیں بینک میں جمع کروانی ہے اپنی ڈاؤن پیمنٹ اور آپ کو مکان مل جانا ہے، اور آپ کو اپنی مرضی کا مکان ملے گا، بڑا ہو چھوٹا ہو ولا ہو، جو آپ چاہیں گے وہ مکان۔ اب لوگوں میں جب اس وقت تھوڑی سی بے روزگاری آئی تو لوگ اپنی جو ماہانہ جو قسط دے سکتے تھے اپنی منتھلی اس میں انسٹالمنٹ، وہ دینے سے قاصر تھے، تو اس سے پھر مکانوں کی قیمتیں جو تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان مکانوں کی جو خرید و فروخت پر بہت جو بڑے مالی ادارے تھے انہوں نے ڈیریویٹیوز یعنی اس قسم کے حصص اور اسٹاکس بنا لیے تھے کہ جو بہت رسکی تھے اور جن کی اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ ان کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو یہ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ ماڈل تھا کہ جسے شاید عام ایک جو صارف ہے یا ایک عام شخص ہے وہ سمجھنے سے وہ شاید وہ اسے کبھی سمجھ نہ آ سکے کہ یہ ماڈل ہے کیا۔ لیکن اس میں بہت جو بڑے بڑے ادارے تھے، بینکس تھے، مینیجرز تھے، جو بڑے فنڈز تھے، میوچل اور ہیج فنڈز، وہ اس میں بہت زیادہ کما رہے تھے۔ تو جب یہ مالی بحران یہ اس کے اثرات نیچے پھیلنا شروع ہوئے، اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا شروع ہوا، تو سب سے پہلے جو اس میں جو بڑے ادارے تھے، ہیج فنڈز، میوچل فنڈز، ان پر زد پڑی۔ پھر اس کے بعد جو مالی ادارے تھے کہ جنہوں نے پیسہ مہیا کیا تھا جو بینکس تھے انہیں، جیسے میرل لینچ ہے یا جو اس میں لیمن برادرز ہیں، تو پھر ان کے نقصانات انہیں نقصان ہونا شروع ہوا۔ ان کے پھر جو ڈیفالٹنگ جو دیوالیہ پن ان کا جو سامنے آنا شروع ہوا، تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی جو امریکن ریگولیٹری اتھارٹی جیسے ریزرو بینک ہے اور اس قسم کے AIG اور دیگر ادارے تھے کہ جو یہ تمام ادارے مل کر کام کر رہے تھے، ان اداروں سے ریاستی اداروں سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد کریں اور انہیں کوئی بیل آؤٹ پیکج دیں۔ تو سب سے پہلا جو ادارہ تھا وہ تھا لیمن برادرز۔ اب اس کتاب میں کہا گیا اور دیگر جو سیاسی جو جتنا بھی اس میں لٹریچر لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ لیمن برادرز نے اس وقت اپنے بیل آؤٹ پیکج کے لیے امریکی جو حکومت تھی 2007 میں بش انتظامیہ، اس سے درخواست کی کہ وہ اسے بچا لیں، لیکن امریکی حکومت پر جو اس کے صارفین ہیں، جو ووٹرز ہیں، جو عام شہری ہیں، ان کا پریشر تھا کہ انہیں نہ بچایا جائے، اس لیے کہ ان اداروں نے جان بوجھ کر ایسے اسٹاک مارکیٹ پر اور ایسے اسٹاکس پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ رسکی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ اسٹاک نہ صرف انٹروڈیوس کیے بلکہ ان پر انویسٹمنٹ کی۔ تو اگر یہ ادارے ڈوب رہے ہیں تو انہیں ڈوبنے دیا جائے، لیکن کوئی بھی غلط قسم کا یہ پیغام آئندہ کے لیے دوسرے اداروں کو مل جانا چاہیے کہ اگر کوئی وہ غلطی کریں گے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ انہیں خود بھگتنا پڑے گا، اور جو ریاست ہوگی، حکومت ہوگی، وہ عوامی ٹیکس کے پیسوں پر انہیں بیل آؤٹ پیکج نہیں دے گی۔ اب یہ تو یہ سیاسی موقف ہوا۔ جہاں تک میں نے پڑھا، اور میں ایک کتاب کا حوالہ بھی اس میں دوں گا آپ کو بالخصوص، کہ لیمن برادرز کا ایک جو اس کا کیس تھا، جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس میں معلوم ہوا کہ یہ مکمل طور پر اس کا سیاسی معاملہ تھا، باوجود اس کے کہ وہ ڈیفالٹ ہونے سے کوسوں دور تھا، یعنی اس کے جو ایسٹس کی ویلیو تھی وہ اس کی لائبلٹی سے زیادہ تھی کچھ حد تک، اور اسے بچایا جا سکتا تھا، لیکن اسے ڈوبنے دیا گیا، اور اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کے 650 ارب ڈالر جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے، وہ مکمل طور پر ڈوب گئے، اور وہ ادارہ جو تھا وہ 150 سال بعد وہ اپنے انجام کو بدترین انجام کو پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد جو لیمن برادرز کے بعد جو دیگر ادارے تھے، میرل لینچ اور اس قسم کے ادارے، جے پی مورگن، انہیں پھر حکومت نے جب دیکھا کہ معاملات بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں، عوام میں پینک بڑھ رہا ہے، اور جو دیگر مالی ادارے ہیں وہ بھی ان میں بھی صورتحال جو تھی وہ خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی، تو پھر حکومت نے $700 بلین کا اس وقت پیکج دیا اور دیگر اداروں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ تو یہ تو ہوا، یہ صدر اوباما کے آنے سے پہلے اس قسم کے معاملات چل رہے تھے، لیکن یہ مکمل سٹوری نہیں، بلکہ اس دور میں جب ادارے ڈوب رہے تھے تو اس وقت پھر ایک پیکج اناؤنس کیا گیا، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس نے سینٹ میں ایک اسکیم اناؤنس کی جسے ٹار کا نام دیا گیا، یعنی کہ ٹربلڈ ایسٹ ریلیف پروگرام۔ ٹربلڈ ایسٹ ریلیف پروگرام یہ ہے ٹار، ایک ایسا منصوبہ پیش کیا گیا کہ جس کے تحت جو ادارے ڈوب رہے تھے مالی بحران میں 2007 اور 2008 میں، انہیں پھر حکومت نے بیل آؤٹ پیکج دیا، اور یہ بیل آؤٹ پیکج کی جو مالیت تھی وہ تھی $700 بلین، کہ $700 بلین سے ہم وہ تمام بینکس اور مالی ادارے جو تباہ ہو رہے ہیں، جن کی قیمتیں دھڑا دھڑ شیئر کی قیمتیں گر رہی ہیں اور لوگوں کا اعتماد ان سے ختم ہوتا جا رہا ہے، انہیں پھر ان پیسوں سے انہیں ڈوبنے سے بچایا جائے، ان میں لیکوڈیٹی کو انجیکٹ کیا جائے، یعنی کہ مزید انہیں پیسے دیے جائیں اور عوام میں اعتماد بحال کیا جائے جو چھوٹے انویسٹرز ہیں کہ یہ ادارے ڈوبیں گے نہیں، بلکہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ نے لے لی۔ تو یہ اس میں اہم کام تھا۔
अब उसके बाद जब इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, सदर ओबामा जो हैं वो इस उनके हक में जब फैसले आना शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने नायब सदारत के लिए चुना था, वो था जो बाइडन, जो इस वक्त सदर हैं। यानी जो बाइडन दो सदारती मुहिम के लिए, सदारती मुद्दत के लिए वो उनके नायब सदर रहे, सदर ओबामा के। जो बाइडन के बारे में सुन लीजिए कि जो बाइडन जो थे वो उस वक्त जब सदर ओबामा ने इंतखाब लड़ा था, वो भी सेनेटर थे। 1972 में उनकी एक सफर के दौरान उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें उनकी जो अहलिया थी वो और एक उनकी बेटी थी, वो इंतकाल कर गई, और दोनों बेटे जो थे वो शदीद जख्मी हुए, खुद भी जख्मी हुए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक मजीद शादी की, लेकिन वो जो दो बेटों के साथ उनका फिर खासे अरसे से उनकी देखभाल करना, इस किस्म के मामला लेकर चलते रहे। तो जो बाइडन एक ऐसे इंसान थे कि जिनकी जिंदगी में ट्रेजेडी पहले से पेश आ चुकी थी, और जिस वक्त जो बाइडन को ये पोजीशन देने की बात की गई, तो जो बाइडन ने एक शर्त उस वक्त रखी सर ओबामा के साथ कि अगरचे मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं और 20 साल ज्यादा उम्र है उनकी, लेकिन अगर मैं नायब सदारत का ओहदा उसी सूरत कबूल करूंगा कि अगर मेरी जो राय होगी होगी वो हतमी समझी जाएगी, यानी कि अगर किसी भी आप कैबिनेट उस इजलास में राय सबकी पूछेंगे तो फिर उसमें मेरी हतमी राय जानी जानी चाहिए, यानी अपनी एक अहमियत का एहसास दिलाने के लिए ये बात की गई। तो जो बाइडन को फिर इसमें नायब सदारत के लिए चुना गया, और हिलरी क्लिंटन को वजीर खारजा के तौर पर इसमें, और दो अहम अफराद जो थे। अब चूंकि अमरीकी एक कैबिनेट बनती है, उसमें फिर जो सदर मुंतखब हो तो वो फिर अपनी जो कैबिनेट है वो तमाम अहल और टेक्नोक्रेट्स या वो उसकी मुकम्मल स्वाबदीद होती है कि वो कैसे अपनी जो कैबिनेट है वो बनाता है। तो वजीर खारजा के लिए हिलरी क्लिंटन, नायब सदारत के लिए इसमें जो बाइडन को। अब वजीर खजाना का जो सबसे अहम इसमें ओहदा था, उसके लिए दो अफराद की बात की गई। एक हैं लैरी सुमन्स, ये भी एक माली कहा जाता है कि लैरी सुमन जो हैं ये MIT से फारिगुल तहसील हैं, और हार्वर्ड में वो कम उम्र तरीन असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे हार्वर्ड की तारीख में, यानी इंतहाई एक काबिल शख्स। और दूसरा जो इसमें नाम था वो टिम गितनर, ये दो अफराद थे। अब इसमें से ये टास्क होना मुश्किल था कि सदर ओबामा किस शख्स को चुने, क्योंकि दोनों जो थे वो इसमें खासे अहल थे, काबिल थे और खासा तजुर्बा रखते थे। तो फिर लैरी सुमर्स को जो है वो एक उनकी जो इकोनॉमिक काउंसिल थी उसके डायरेक्टर के तौर पर चुना गया, और टिम को जो था वो फिर वजीर खजाना तैनात किया गया। टिम को क्यों किया गया? अगर जो उनका तजुर्बा कम था, लेकिन उनकी जो शार्प स्किल थी और माली बहरान को समझने की सलाहियत थी, उसके लिए खसूसी तौर पर एक ऐसे जहन की जरूरत थी कि जो इस मामला को हतमी तौर पर किसी मुस्बत जो एंड है उस तक लेकर जाए। तो ये इस दौर में कुछ जो वाकयात इनकी कुतुब में दर्ज हैं, ये आपके सामने पेश किए। इंशाल्लाह फिर कल मजीद जो इसमें तफसीलात हैं, जो मजीद वाकयात होते रहे, और फिर जो उनके पॉलिसी इकदाम उठाए जाते रहे, उन पर आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया।